बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कराची में नौजवान शाहरुख की जान लेने वाला पुलिस एहलकार आदी मुजरिम था। गिरफ्तारी के खौफ से मुबैना खुदकुशी करने वाला फरजंद अली रात में ड्यूटी और दिन में डाके मारता था। जराइम पेशा एहलकार मुअत्तल होकर बहाल होता रहा। पुलिस एहलकार की मुबैना खुदकुशी ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के नेटवर्क पर सवाल उठा दिए हैं। डकैती और कत्ल का मुल्जिम कराची पुलिस का सिपाही फरजंद अली, जिसकी माहाना तनख्वाह 50 से 60 हजार रुपए थी, लेकिन वो गुलशन मेमार के पौश इलाके का रिहायशी था, जहां 240 गज के पुरतायुश बंगले में रहता था। बंगले की मालियत तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए है। पुलिस के मामूली सिपाही की इस तर्ज रिहाइश पर महकमा पुलिस ने कोई सवाल ना उठाया, ना ही उसके जराए आमदन से मुतालिक तहकीकात की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज बताएगा, इस मामले ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं। जो फरजंद था उसकी जो तनख्वाह थी 50 से 60 हजार रुपए थी, लेकिन अगर हम उसके तर्ज रिहाइश पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा था। उसका घर की बात कर लें तो गुलशन मेमार के पोस्ट इलाके के अंदर उसका 240 गज का जो है बंगला था, और अगर उसके अंदाजे जो है मालियत लगाए तो 2 से 3 करोड़ रुपए बनता है। वहाँ की मेंटेनेंस, घर की मेंटेनेंस, ये तमाम पैसे कहाँ से आ रहे थे? पुलिस अफसरान की जानिब से कोई सवाल ऐसा नहीं किया गया। आमदन से जायद असासे उसके पास थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उस पर कोई ना इंक्वायरी की गई। वो 3 से 4 मरतबा मुअत्तल हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, उसके खिलाफ केस हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई उसकी पुलिस से हाल नहीं किया गया और ना ही उसकी इंक्वायरी की गई। जी अच्छा शाहनवाज, ये बताइएगा, ना तो जरा आमदन के हवाले से कोई सवाल किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, दूसरी जानिब 12 साल की सर्विस में 10 बार शो कॉज नोटिस इसको जारी किए गए, लेकिन फिर भी इसे किसी भी तरह की कोई बड़ी सजा नहीं मिली। देखिए, 2009 में ये कांस्टेबल की भर्ती के पोस्ट के ऊपर ये भर्ती पुलिस में उठा था। 12 साल इसने सर्विस की है। 12 साल सर्विस के दौरान ये 3 मरतबा जो है मुअत्तल किया गया है, और जो उसका रिकॉर्ड सामने आया है उसमें इसको कोई मेजर पनिशमेंट नहीं दी गई है। पंचायत के इसके ऊपर केस है, नाजायज असले के केस है, लेकिन कोई मेजर पनिशमेंट उसको नहीं मिली है। ये कई मरतबा जो है पुराने सर्विस गैर हाजिर रहा है, उसके ऊपर कई शो कॉज नोटिस भी दिए गए हैं। इसके जो मजीद जो तफसीलात है वो सामने आती जा रही हैं, और सामने आ रहा है कि ये मुलजिम पूरा मरबूत तरीके से नेटवर्क चला रहा था। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये नाजाबाद के अंदर प्राइवेट पार्टी के जरिए मुख्तलिफ लोगों को अगवा करके उससे तावान भी वसूल किया करता था, और कई मरतबा पुलिस एहलकार की शिकायत भी कर चुके थे। हम इसकी मजीद रिकॉर्ड सामने आएगा तो और मजीद चीजें आगे जाएंगी। बिल्कुल अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी अभी जारी है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर 12 जनवरी को डकैती मज़ाहिमत पर नौजवान को कत्ल करने वाला डाकू हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार निकला। समा की नुमाइंदा जमजम सईद इस वक्त मकतूल शाहरुख की वालिदा के हमरा उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जमजम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके अहले खाना के साथ, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, और ये वही स्पॉट है, कैमरामैन शाहिद बलोच दिखाइएगा, ये वही स्पॉट है जहाँ शाहरुख को जो है वो कत्ल किया गया था, गोलियां मारी गई थी। आंटी, आप लोग क्या शॉपिंग के लिए गए थे? जी, मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी बच्ची को लेके। वो बीमार थी, उसको मोशन थे, उल्टियाँ थी, मैं लेके गई और वहाँ पे उसको ड्रिप लगी। ड्रिप ख़त्म हुई तो हमने रिक्शा पकड़ा और हम लोग आ गए। हमें नहीं पता था कि जालिम का बच्चा हमारे पीछे है। जब हम लोग ने यहाँ रिक्शा रोका तो आगे खड़ा हुआ था और पिस्तौल जोर जोर से मेरी बेटी के हाथ पे मार रहा और कह रहा है कि चूड़ियाँ उतारो नहीं तो मैं मार दूंगा। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से हमारे पीछे लगा, मैंने तो उसको यहाँ खड़े पाया। जैसे ही मैंने बैल बजाई है, मेरा बेटा निकला, वो जालिम का बच्चा है, उसकी तरफ लपका के मेरी बहन का हाथ छोड़ो, और उसने उसको गोली से छलनी कर। उनके भाई का और इनके अहले खाना का जो है वो यही मुतालबा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद जो है वो काली भेड़े जितने भी इनका एहतसाब किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि मरीम नवाज ने यह दावा किया है कि हुक्मरानों की रुखसती महीनों या हफ्तों की नहीं बल्कि चंद दिनों की बात है। इनका अंजाम करीब आन पहुंचा है। उम्मीद है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सवाल हुआ कि हुकूमत को हटाने का तरीकाकार क्या होगा। बोली, तरीकाकार जल्द सबके सामने आ जाएगा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं
इनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे मुझे ये साफ लगता है कोई पैनिक सिचुएशन है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। मैडम, अपने इससे कबल हटाने का तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार भी आ जाएगा सामने। ये दाखिला कहते हैं कि फौज का जो हाथ है वो मौजूदा हुकूमत के सर पर है। इस बात को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक में अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। कोयटा में हजारा बरादरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फबारी में दबे रहे, बर्फबारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में। तो मुझे तो ये इंतजार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के बर्फ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। हीटेड कमरों में सोए रहे आप लोग, वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहां नहीं पहुंचे, और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है। नून लीग के 4 बड़े शरीफ बाहर जाने के लिए इज्तिमाई डील मांग रहे हैं। वजीर आजम के मावन खुसूसी शहबाज गिल का दावा, कहते हैं हर वक्त हर किसी से हर चीज़ मांगना ही शरीफों का डॉक्ट्राइन है। पार्टी पर कब्जे की बात करने वाले हिम्मत करें, जल्द ही इनकी वीडियोस लीक होने वाली हैं, जिसमें कुछ कह रहे हैं शरीफों को छोड़ें, एक मरतबा हमें ट्राई करें। हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है, ये है शरीफ डॉक्ट्राइन। तो पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगादरियों ने ये काम शुरू कर लिया। इनकी भी ऑडियो आ रही, इनमें से कुछ लोगों की आपस में बात करने की कि ये फड़े गए ने और पार्टी के उत्ते टेक ओवर कर रहे, जो ये कह रहे हैं कि शरीफा ने छो सानू एक बार ट्राई करो। मेरे ख्याल में साहिब बात है, इसमें कोई मजाका नहीं। हिम्मत किया तो आगे बढ़े। शरीफ क्यों फैला रहे हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी देर की कि हमारी डील हो गई? उसकी वजह ये कि शरीफों को नजर आ गया कि पार्टी के ऊपर टेक ओवर होने लगा, हम वीक हो गए। ये 4 की कॉम्बो डील मांगते हैं। नवाज शरीफ साहब का वीजा रिजेक्ट भी हो जाए तो उन्हें पासपोर्ट देके किसी और मुल्क में जाने दिया जाए। मरियम साहबा को, हमजा को, शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। पार्टी पीछे से दूसरे लोग जो हैं वो रन करें। शायद खकान अब्बासी साहब के भी बहके बयान आ रहे हैं। एक डील ऑफर करते हैं, हम हमसे ले लें, पैसे वापस करें, कौम से भी माफी मांगें, अपने गुनाह को कबूल करें, कानून के मुताबिक जो सजा है इस जुर्म की वो पूरी करें, उस तो बाद जिथे दिल करता है जाओ। पीडीएम हमारे तरीकाकार पर आ जाए तो मिलकर काम करने का सोचा जा सकता है, जियाले कायद ने पेशकश कर दी। कहा अपोजिशन इत्तेहाद को इस्तीफों की जिद छोड़कर अदम एतमाद की तरफ आना होगा। मार्च 1 हो या 2, इससे हुक्मरानों पर दबाव ही आएगा। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। हमारे कारकुनों का जमान था, हमारा पब्लिक का जमान था कि आप अभी नहीं, कल तो दूर है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का फैसला था कि हम 27 फरवरी पे निकलेंगे। जहाँ तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखें, अपना प्रायोरिटीज रखें। हाँ, अगर वो अपने मौके से हट रहे हैं, अगर वो मेरे मौके मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफा के मौके छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। बट द पॉइंट इज़ कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तो बना दिया, मगर इस बोर्ड को मरीज की कोई तिब्बी रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। बोर्ड ने इस मामले पर कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए मेडिकल बोर्ड पर मेडिकल बोर्ड बनने लगे, मगर नतीजा सिफर। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने एक और बोर्ड बनाने का फैसला किया, जो 12 जनवरी को बना। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर 9 प्रोफेसर्स को शामिल किया गया। 5 दिन तक बैठक लगी, मगर नतीजा सिफर। बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तो भेजी ही नहीं गई, सिर्फ एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत अब कैसी है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट से ही पता लगेगा। किसी बैनुल-अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के बगैर मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत पर राय देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अमराज कल्ब, थ्राइम्बोसाइटोपिनिया और बोन मैरो समेत मुख्तलिफ अमराज लाहक थे, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दरकार हैं। पंजाब हुकूमत
हुकूमत मेडिकल बोर्ड का जवाब वफाकी हुकूमत को भेजेगी। दानियाल उमर, समा, लाहौर। लीगी दौर की बदउनवानी का सबूत दें, बेनामी लोगों के जरिए केस न बनवाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। दावा किया कई अफसरों ने उन्हें कागज दिखाए जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान देने के लिए लिख कर दिए गए थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा ओपन चैलेंज देती है। कोई करप्शन हुई है, वजारतें आपके पास हैं, हुकूमत आपके पास है, आपके वजीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन उनके महकमे में हुई है। आज तक न वज़ीर आज़म कोई दरख्वास्त नैब को भेज सका है। गुमनाम अफराद की या बेनामी अफराद की दरख्वास्तों पर केस बनाए जाते हैं, बदनामी की जाती है। मेरे पास एक नहीं दसों अफसर, सीनियर अफसर ऐसे हैं जिन्होंने ये मुझे बताया है कि हमें बुलाकर ये कहा गया कि शाहिद अब्बासी के खिलाफ गवाही दो। हमें खत दिखाया गया, ये तुम्हारी स्टेटमेंट है जो तुमने देनी है और ये तुम्हारा गिरफ्तारी का वारंट है, फैसला कर लो। तो मैं नैब के चेयरमैन को बताना चाहता हूँ और नाम उसी नए चेयरमैन का आता है कि कल यही अफसर तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगे। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें। हमारी मुलाकात सादिक सिजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा तो अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है। मेरा चैलेंज है उधर बताए ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि पार्टी फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से PTI की फतह हुई है। अकबर एस बाबर आज मायूस हो गए हैं। उन्होंने चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रखा है। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि अकबर एस बाबर कोई सबूत नहीं दे सके। फारूक हबीब ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को अपने अकाउंट सामने लाने का चैलेंज भी दिया। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। हम विंडिकेट होके जो है वो बाहर निकले हैं, क्योंकि ना इजराइल, ना भारत, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई फाइंडिंग ये फराहम कर सके हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने बारहा पिछले 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो है वो इल्जाम लगाते रहे हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी जिनको इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूं, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूं कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आए। ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून लीग के अकाउंट में करोड़ों रुपया डालता रहा। 64 करोड़ रुपए का नून लीग के अकाउंटों से हिसाब नहीं निकल रहा। ये जो 9 अकाउंट्स इन्होंने नून लीग ने छुपा के रखे हुए हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसका हिसाब भी दें। बिलावल को भी ये कहूंगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है। मैं इलेक्शन कमीशन से फिर ये सदा करूंगा कि जल्द से जल्द जो है स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। इदारे जानते हैं कि मुल्क माशी बहरान के घेरे में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते कि असम्बली तहलील की जाए। जियाली रहनुमा ने यह भी कहा कि अगर हमें 2018 वाले हालात वापस मिल जाएं तो इन्हें माफ कर सकते हैं। हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि एक नालायक शख्स पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मैशियत ने असर किया है, इस हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेट चुके हैं IMF के आगे। इन हालात में जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो चैलेंज हो गई है। सब समझते हैं, सारे अदारे समझते हैं। मैं इस बात पे कभी यकीन नहीं रखता कि पार्लियामेंट तहलील हो जाए, कोई रास्ता निकाले, उस रास्ते से पाकिस्तान को सेफ रखना है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने जदोजहद की है, हमारे बड़ों ने जदोजहद की है, इसलिए नहीं की है कि एक आदमी की नाकामी सबको भुगतना पड़े। 23 तक लोग उनको जाने नहीं दे रहे, 6 महीने के लिए भी उनको आगे जाने के लिए तैयार नहीं। किस तरीके से लोगों को महंगाई से बचाएंगे आप? जो आने वाली हुकूमत होगी उनको भी बहुत बड़ी मुश्किलातें होंगी। आसान नहीं है ये हुकूमत लेना। अगर हमें 2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ कर देंगे। मोदी का भाषण या मजाक, माजरा जानिए कुछ ही देर। उस्मान बुज़दार कारकर्दगी में भी सरदार। वज़ीर आला पंजाब 3 साला कारकर्दगी के लिहाज से
तमाम वज़राए आला से आगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला दूसरे, सिंध के सीएम तीसरे और बलोचिस्तान के वज़ीर आला चौथे नंबर पर रहे। सर्वे में पंजाब की 45% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दिया। उस्मान बुज़दार ने तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिहाज से भी दीगर वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। उस्मान बुज़दार सर्विस डिलीवरी के लिहाज से भी नुमाया रहे। और अभी अहम खबर के साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने दावा किया है कि कराची को उसके हक के तकरीबन 85% हिस्से से महरूम रखा गया है। 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड्स ने सूबों को अमीर किया, लेकिन कराची की किस्मत ना बदली। सिंध का बजट 2008 के 178 अरब रुपए के मुकाबले में रवां साल 1452 अरब रुपए हो चुका। 2008 के सूबाई बजट में 37 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए, जो बजट का 20% था। उन्होंने दावा किया कि 2021 में भी अगर 20% रखे जाते तो कराची को 244 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन कराची को मिले सिर्फ 38 अरब रुपए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि यूनुस ढागा ने दुरुस्त बातें की। पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी की है। उन्हें शहर कायद से टैक्स और माल चाहिए होता, लेकिन लगाने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात की, और सेक्रेटरी फाइनेंस हो रहे हैं। और ये जुल्म की बात नहीं है कि एनएसटी अवार्ड तो इन्हें खपे, पीएफसी नहीं देना, सूबे में हर चीज इन्हें चाहिए, नीचे नहीं देना। और ये शुरू से कराची दुश्मनी की मुर्तकिब हुई है ये पीपल्स पार्टी। सिंध दुश्मनी और वो कराची दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी। 1452 अरब रुपए मौजूद है। क्योंकि अब तो मैं खुद असेंबली में हूँ तो मुझे एग्जैक्ट फिगर मौजूद है। इस दफा भी 38 अरब रुपए कराची के लिए रखे गए हैं। कराची से इन्हें माल खपे, कराची से जमीनें खपे, कराची का रेवेन्यू खपे, कराची वालों से टैक्स खपे, लेकिन कराची को देना कुछ नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। सिंध काबीना ने रेंजर्स के एंटी टेररिज्म पावर में मजीद 90 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध काबीना का अहम इजलास जारी है। सिंध काबीना इजलास में रेंजर्स इख्तियारात में 90 रोज की तोसी कर दी गई है। एंटी टेररिज्म के जो पावर है वो रेंजर्स को दिए गए हैं। जो रेंजर्स है उनके इख्तियारात 23 दिसंबर 2021 को खत्म हो गए थे, लेकिन काबीना का इजलास उसके बाद नहीं हुआ था, तो रेंजर्स के पास इख्तियारात, उस तरह के कार्रवाइयों के इख्तियारात नहीं थे। लेकिन अब मजीद 90 रोज के लिए रेंजर्स को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इख्तियारात दिए गए हैं और रेंजर्स जो है वो अब कार्रवाइयाँ कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय तफसीलात के लिए। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों पर मौसर इकदाम का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत को वाज़ेह पैगाम देना होगा, जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं होगी। रियासत कुछ नहीं करती तो कहना मुनासिब होगा, गुमशुदगियाँ रियासत की पॉलिसी है। अटॉर्नी जनरल 3 हफ्तों में मुतमईन करें क्या इकदाम किए हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे अदा करना होगी। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता तो उसे ओहदे से हट जाना चाहिए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जबरी गुमशुदगियों के मामले में मौसर इकदाम करने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद कमीशन की जानिब से जबरी गुमशुदगी करार दिए गए और अफराद को उठाने की फुटेज वाले मामलात पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि लोगों को हुकूमती मंशा के बगैर लापता नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा न होता तो हुकूमत किसी के खिलाफ कार्रवाई तो करती। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हालात को भी मद्देनजर रखा जाए। अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ एक्शन की बात की थी, इसका मौजूदा वजीर आजम पर इत्तलाक नहीं होता। लोगों को उठाना 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स की पॉलिसी नहीं थी। परवेज मुशर्रफ का दिफा नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा 2016 में तो मुंतखब वजीर आजम थे, फिर इस्लामाबाद से 2 बच्चे किसने उठाए। तासुर जब ये हो कि रियासत अगवा कर रही है तो अदालत रियासत के साथ क्या करे। अटॉर्नी जनरल इस सवाल पर खामोश हो गए। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, हल ये है कि ये तासुर खत्म करें कि लापता अफराद के हवाले से कोई कुछ नहीं कर रहा, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अदालत आकर बयान दें, सॉरी हम नहीं कर सकते। 3 हफ्तों में मुतमईन करें कि क्या इकदाम किए गए। अदालत ने 14 फरवरी को हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
नादरा में कितने आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन को भर्ती किया गया? सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। अली मोहम्मद खान बोले, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली आर्म्ड फोर्सेस से इतनी नफरत क्यों है? रजा रब्बानी ने कहा कि हम आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं, सिविल इदारों की मिलिट्राइजेशन कबूल नहीं है। अली मोहम्मद खान बोले, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस हमें ना सिखाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। नादरा में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से बाद अज रिटायरमेंट मुलाजिमत इख्तियार करने वाले मुलाजिमीन की कुल तादाद क्या है? नीज़ ये भी बताया जाए कि मज़कूरा मुलाजिमीन के ओहदे, रैंक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद, बमा, इंडक्शन एंड डेट्स और उन्हें दी जाने वाली मराहत तनख्वाहों की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं? वो तो जवाब हम आपको दे देंगे। आर्म फोर्सेस मुल्क की हिफाजत करते हैं, सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उनसे इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? हालांकि हम तो डाटा देने के लिए तैयार हैं, हम आपको देंगे। मुश्ताक साहब का तो सवाल का जवाब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा सर। हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, जहां तक उनका आईनी किरदार है, उनका आईनी रोल है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो मिलिटराइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हो रहा है, उसके हम खिलाफ हैं। आप हमें सिविल मिलिट्री बैलेंस की बातें ना सिखाएं, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो पहले पाकिस्तान के सिविलियन थे जो कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो ये आई एम जस्ट सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेनेट में कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने कहा, ये क्या मिलिट्री की रट लगाई हुई है? मिलिट्री भी तो इसी मुल्क की है। कोई कहता था हाथ उठ गया, दूसरा बोला हाथ सिरक गया। ये समझते हैं हाथ की सफाई में इनका कोई सानी नहीं। इनको नहीं पता कानून के हाथ लंबे हैं। मिलिट्री 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 तो बाबा मिलिट्री भी तो पाकिस्तान की है, वो भी तो इसी मुल्क के शहरी हैं, वो कुछ बाहर से तो नहीं आए। कल जब आपकी नफरत का सीजन चल रहा था तो फिर एकदम मोहब्बत का दौर शुरू हो गया। अभी मोहब्बत का दौर शुरू ही हुआ था कि बीच में पता नहीं क्या हुआ कि फिर दोबारा कंफ्यूजन होगी। इसका सर बैकग्राउंड है ये जो यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर किसी ने कहा कि हाथ उठ गया है। अब अगर हाथ की बात की है ना तो मैं हाथ की बात कर लूं। सुने सुने सुने, हाथ उठ गया है। कोई कहता था हाथ उठ गया, सुने, कोई दूसरा बोला हाथ सिरक गया। सर बात क्या हुई है? जो ये कह रहे थे कि हम हाथ करने जा रहे हैं, असल में उनके साथ हाथ हो गया। ये मिलते भी सिर्फ एक ही वजह से हैं, हाथ की वजह से। सुने सर, किसी ने कहा था माया को माया मिले करके लंबे हाथ। ठीक है ना सर, तो ये मिलते भी सिर्फ इसी चक्कर में है। इनका फखर भी हाथ ही है, और वो क्या है? हाथ की सफाई। ओह माय गॉड। हाथ सुने, हाथ सर, हाथ हैं, हाथ, मगर इनको नहीं पता कानून के भी लंबे हाथ हैं। तो सर हाथ की बात ना करें तो ये छोड़े बातें। ये जनाब वो वर्दी वाला है, वो बगैर वर्दी वाला है, ये WORTHY वाली वर्दी की फिक्र करें। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुस्बत केसेस की शरह 9.4 से तजावुज कर गई। एक दिन में 5034 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 10 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से सबसे ज्यादा कराची मुतासिर है, जहां शरह 38.79% तक पहुंच गई है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। आज NCOC इजलास में स्कूलों की बंदिश, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमाआत से मुताल्लिक फैसला होगा। PSL में शायकीन की तादाद का फैसला PCB और NCOC की मीटिंग में होगा। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने नेपरा को बिजली 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त दी है। हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत 24 जनवरी को होगी। नेपरा के मुताबिक हुकूमत ने बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल तक निर्ख में फ़ी यूनिट 8 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 18 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी है। 201 से 300 यूनिट तक 48 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि 301 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर बिजली 95 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की सिफारिश की गई है। फैसला हुकूमत के हक में आया तो घरेलू सारिफीन 20 अरब रुपए की सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। बोर्ड का अमला किमाड़ी भुट्टा विलेज पहुंच गया। सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए काम शुरू कर दिया गया। भुट्टा विलेज में कई रोज से सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा था। गुज़िश्ता रोज एक खातून का जनाजा गंदे पानी से गुजारने की खबर समा ने नशर की थी। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज बताइएगा, समा ने खबर नशर की, काम शुरू हो चुका है?
जी बिल्कुल, मैनेजिंग डायरेक्टर है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के असदुल्ला खान, उन्होंने समय खबर का नोटिस लिया है, अमले को जो है वो हिदायत दी है। इसके बाद अमला जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का किमारी भुट्टा विलेज पहुंच गया है, जहां पर सीवरेज का निजाम जो खराब था पता सीवरेज निजाम की दुरुस्ती के लिए जो है अभी काम किया जा रहा है। हैवी मशीनरी अमला मौजूद है। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि वो खुद निगरानी कर रहे हैं। कल जो है तकलीफ दे मनाजिर देखने में आए थे कि जनाजा खातून का जो है वो लेके लोग इलाका मकीन जो है सीवरेज के पानी से गुजर रहे थे। समा ने मुकम्मल तौर पे जो है ये खबर नशर की थी। एमडी वाटर बोर्ड और वाटर बोर्ड का अमला जो है बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज तफसीलात के लिए। कोरंगी जमान टाउन में कचरा उठाने की जंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कचरा चुनने वालों के दरमियान झगड़ा हुआ। 4 से 5 अफराद ने गैर मुल्की कंपनी के मुलाजिम पर तशद्दुद किया। मजीद जानते हैं, शाहनवाज कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज बताइए क्या डिटेल्स हैं इस वाक़े के हवाले से। देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोरंगी में कचरा जो उठाने वाले माफिया है उसकी जंग चल रही है और ये वाक़या आज पेश आया है जब सिंध कॉलेज वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी के कुछ मुलाजिम थे, कचरा उठा रहे थे, उनमें कुछ नामालूम कचरा चुनने वाले थे, उनकी जाने से हमला किया गया और जो ड्राइवर था उस पर तशद्दुद किया गया। सारे वाक़े पर पुलिस का ये कहना है कि जो जख्मी है उसको तिबी इमदाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनके जो मुलाजमीन थे उन्होंने थाने से रब्ता किया था और उनको मेडिकल लेटर दे दिया है। तो जो मुतासिरीन है उनकी दरख्वास्त पर जो है बाकी का मुकदमा आगाह किया शाहनवाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मैनहोल के ढक्कन चुराने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दिया तो वकला ने इसको काबिल सताइश इक़दाम करार दे दिया। साथ ही हुकूमत को मशवरा दिया कि इस हुक्म को कानूनी शक्ल देने के लिए असम्बली से पास करा लिया जाए। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के एक मैनहोल में बच्चा गिरा और जिंदगी से हाथ धो बैठा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी एक्शन लेते हुए मैनहोल के ढक्कन चुराने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की हदायत जारी कर दी। वकला कहते हैं कि गली मोहल्लों से मैनहोल के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होना एक अच्छा अमल है। गटर का ढक्कन चोरी हो जाता है या कोई ले जाता है तो अगर कोई अनजाने में या अनजाने में गिर जाए या उसमें कोई बच्चे खेलते हुए गिर जाए तो ये 324 के बराबर ही होगा, ये लीगल है। वकला कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब का फैसला बहुत अहम और काबिल सताइश है। बॉल अब सियासतदानों के कोर्ट में है। इसको पंजाब असेंबली से मंजूर करवाकर कानूनी शक्ल देने से आने वाले वक्त में कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो ढक्कन उठाएगा उसके ऊपर जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसको पहले इसी को कोई कानूनी शक्ल दें, इस बिल को असेंबली में लेके जाएं, पास करवाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इक़दाम कत्ल के अहकामात देकर एक अच्छे काम की शुरुआत कर दी। वज़ीर आला पंजाब को जल्द अज जल्द इसको असेंबली से मंजूर करवाना होगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सरकारी इदारों की जानिब से हाउसिंग सोसाइटियाँ चलाने के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने ऐसे इदारों की नुमाइंदगी से माजरत कर ली जिनमें मफादात का टकराव है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से कारोबार चलाना मिसकंडक्ट भी करार दे दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकारी इदारों के हाउसिंग सोसाइटीज केस में बड़े रिमार्क्स दे दिए। कहा सर्विस में बैठकर कारोबार चलाना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। FIA को सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटियों की तहकीकात का कहा, लेकिन FIA तो खुद अपनी हाउसिंग सोसाइटी चला रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई मसला बना तो FIA ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। मफादात के टकराव का तो ये क्लासिक केस है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे, वो काम नहीं कर रहे। जराइम भी इसीलिए बढ़ रहे हैं कि इदारे हाउसिंग सोसाइटियाँ चला रहे हैं। आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस बहुत वाज़ेह हैं। अटॉर्नी जनरल इस हवाले से हुकूमत को मशवरा दें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी दो टोक बड़ी बात कह दी। बोले मैं मफादात के टकराव पर किसी की नुमाइंदगी नहीं करूँगा। अदालत इदारों की हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस दे, वो अपना दिफा करें, मैं सिर्फ अपनी राय दूंगा। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआमलत की हिदायत करते हुए अदालत ने मजीद समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और खबर है लाहौर से, जहां नामालूम खातून ने दाता दरबार से 3 माह की बच्ची को अगवा कर लिया। वारदात की फुटेज सामने आई तो वजीर आला ने नोटिस लेकर जल्द बाजियाबी के अहकामात जारी कर दिए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। दाता दरबार से 3 माह की बच्ची को लेकर जाने वाली खातून कौन है? क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से तलाश शुरू कर दी गई। वाकया 17 जनवरी की सपहर दाता दरबार के अहाते में पेश आया। बंद रोड की रिहायशी फैमिली बच्ची को लेकर हाजिरी देने आई।
वालदा ने बेटी को 10 साल कजन के हवाले किया और सलाम करने चली गई। पहले से रैकी करती मुलजिमा ने मौका पाया और बच्ची छीन कर चलती बनी। लेडीज कहती आप बेटा मुझे पकड़ाओ और तुम वॉशरूम कर आओ। मतलब कि उसे उसने कहा नहीं तो मुझसे छीन लिया कि आप जाओ, मैं वो आपकी मामा को पकड़ा देती हूँ, मैं आपकी आंटी हूँ या जो भी उसे वर्गलाया बातों को। ठीक है, उस बच्चे ने बच्ची पकड़ा दी है। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात और फुटेजेस की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। हमने एक सस्पेक्टेड लेडी को अरेस्ट किया है, उसकी हमने इंटरोगेशन की है और मजीद उन लीड्स को हम आगे लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जल्द मुलजिमा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए हैं। पुलिस का शुबा है कि दाता दरबार से बच्ची के अगवा में मुलव्विस खातून ऐसी कई वारदातों में मुलव्विस है। क्रिमिनल रिकॉर्ड मुलजिमा की गिरफ्तारी के बाद सामने लाया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अब खेल के मैदान चलिए, जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 शुरू होने में 9 रोज बाकी हैं। बड़े मार्के के लिए टीमों ने कराची में डेरे डाल लिए। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा, बताइए PSL की क्या सरगर्मियां हैं? जी, PSL 7 के आगाज़ में अब सिर्फ 9 रोज़ बाकी रह गए और बड़े मुकाबले के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त हम नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में मौजूद है, जहां पे कराची किंग्स की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मेरे कैमरामैन राशिद शद आपको दिखाएंगे कि वसीम अकरम और पीटर मॉरिस की निगरानी में यहाँ पे शर्जील खान, इमाद वसीम, आमिर यामीन जैसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। जबकि तमाम टीमें, जिसमें मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर शामिल हैं, वो 20 तारीख को बाय सिक्योर बबल में रिपोर्ट करेंगी, जो निजी होटल में कायम किया गया। और उसके बाद तमाम तर प्रैक्टिस और तमाम तर जो शेड्यूल काम है वो सिर्फ बायोसिक्योर बबल में ही हो सकेंगे। जबकि PSL 7 का बाकायदा आगाज 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। हुज़ैफा, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ये कहते हैं कि कराची में कोरोना की शरह 40% हो गई है। PCB और NCOC ने मीटिंग में ये फैसला करना है कि इवेंट को या तो मुलतवी किया जाए या फिर खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाकर इसे कामयाब बनाया जाए। कराची में 40% इस वक्त चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। होगा यही मेरे ख्याल में कि क्राउड कम से कम आएगा। इसी तरह का कोई प्लान करेंगे ये लोग, या प्लेयर्स में जो प्लान B समझ आता है, वो लास्ट ईयर की भी मैंने बात की थी कि हमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखने पड़ेंगे। या तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो, अगर नहीं करना तो इनको एक्स्ट्रा प्लेयर्स के साथ ये PSL को कामयाब करना पड़ेगा। सरफराज, जो कि शुरू से ही मेरा एक फेवरेट कप्तानों में से, जो कि बड़ा एग्रेसिव, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इसकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहती है। और एक कप्तान को जो है वो हमेशा फ्रंट से टीम को लीड करना चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर है।